इसमें कोई शक नहीं कि ये वाकई एक बड़ी खबर है कि जिसके अंदर एक ऐसे DGISI को कटहरे में लाया गया है कि जो अभी माजी करीब में एक बड़ी ताकतवर शख्सियत होते थे और उन पर कई तरह के इल्जामात भी लगे। उनका कैरियर तनाज़ात से भरपूर रहा और तहरीक लब्बैक के मुआहदे से लेकर तो 9 मई तक कहीं ना कहीं अफवाहों में सरगोशियों में उनका नाम आता रहा। तो उनका एक भरपूर कैरियर है जिसके अंदर कई उतार चढ़ाव हैं। तो इस मामले के अंदर जब हम देखते हैं कि इसमें ये जो टॉप सिटी का और ज़मीनों के लेन देन का मामला डिस्कस हुआ है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी खबर ये है कि जो दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां भी देखने में आई हैं। तो वो पहले हिस्से से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये है कि ये ज़मीनों के मामला और इस तरह की चीज़ें बहरहाल इस्लामाबाद में और बाकी बड़े शहरों के अंदर कहीं ना कहीं गपशप में ज़ेरे बहस रहती हैं। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट का जो वर्ड है उससे ये पता चलता है कि नवंबर 2022 के बाद भी जनरल फैज़ हमीद की कहीं ना कहीं कोई निगरानी हो रही थी या उनकी चीज़ों के ऊपर चेक रखा जा रहा था या कोई ऐसे खदशात थे जिनकी वजह से ये कुछ लीड्स मिली हैं। अब डेफिनेटली ये चीज़ें प्रेस रिलीज में तो नहीं बताई गई, लेकिन इनका ताल्लुक सियासी ही है। इनका ताल्लुक मईशत से या तिजारत से नहीं है। उसकी वजह यह कि उनका कैरियर पॉलिटिकल साइड पर ज़्यादा मुतनाज़ रहा और उन पर यह इल्ज़ाम भी लगता रहा कि वो तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को सपोर्ट करते रहे हैं। तो इसलिए ये सारा मामला जब हम इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि कानून क्या कहता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खास तौर पे आफ्टर रिटायरमेंट एक, और दूसरे इस तरह के इल्जामात हमने माजी में देखा है दीगर फौजी बड़े अफसरान पर भी लगते रहे हैं। क्या वजह है कि क्या जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई ऐसे सबूत मुहैया हुए, कोई ऐसे सबूत मिल गए थे इदारे को कि कार्रवाई करना नागुज़ीर ठहरी? देखिए, आप दोनों को एक जो है ना प्रिज्म से नहीं देख सकते हैं। वो कैसे कि जनरल बाजवा के ऊपर जो भी हालिया दिनों के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट है उन्होंने चंद इल्जामात लगाए गवर्नमेंट को उठाने से, गिराने के लिहाज से, लेकिन एज सच कोई उसका एविडेंस एज सच कोई नहीं है। उन्होंने क्लेम जरूर किया है, ना इसकी तरफ से कोई जो ठोस किस्म की कोई चीज सामने आई है। वो कहते हैं कि किनाए इशारों के अंदर कोई बातचीत हुई थी, कोई इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन एज सच कोई एविडेंस ना उन्होंने प्रेजेंट किया। लेकिन एक पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए उनकी रिटायरमेंट के बाद जरूर एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया गया। जहां तक जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक है, एक इंतहाई रिप्यूटेड जनरल है, लेकिन उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो 2 साल का टाइम बार होता है, उस टाइम बार के दौरान रिपोर्टेडली वो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज शायद कर रहे होंगे, जैसे कि उनकी सेकंड पैराग्राफ ऑफ द एलामिया जो है उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पे नजर आता है। और इसके साथ साथ जो कि एक ऑफ कोर्स लॉ जो हमारी MPML है, जो मिलिट्री मैनुअल है हमारा मिलिट्री लॉ का, पाकिस्तान मिलिट्री लॉ का, उसके हिसाब से 2 साल तक कार्रवाई नहीं कर सकते थे। मजीद ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अब से तकरीबन 9 महीने पहले टॉप सिटी के जो ओनर थे उनकी शिकायत के ऊपर हमारे अपने जैक ब्रांच को GHQ को कहा कि आप इसकी मुतल्लिका लिहाज से कार्रवाई करें क्योंकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। तो पिछले 9 मंथ्स के दौरान आई एम श्योर कि ऐसे कोई नाकाबिले तरदीद शवाहिद आए होंगे जो अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर होंगे, या खुदा न खास्ता किसी जो है वो पैसे के अंदर, लैंड के कोई इशू के अंदर जैसे इल्जाम लगाए, तो कुछ शवाहिद लाजमी होंगे कि जिनकी बुनियाद। चूंकि सर आप इन लॉ से वाकिफ हैं ब्रिगेडियर साहब, ये इसको चूंकि अभी जो मैं खबर पढ़ रहा हूँ, खबर का मतन ये कहता है कि उनको तहवील में लिया गया है मगर अभी तहकीकात होनी है। यानी ऐसा तो नहीं कि एस्टैब्लिश हो गया है कि हाँ जनरल फैज़ हमीद ही मुजरिम है, अभी तो आई गेस एक पूरे प्रोसेस से वो गुजरेंगे। जी, अभी वो एक्यूज्ड हैं, अभी मुजरिम नहीं है, अभी एक्यूज्ड हैं, लेकिन इस तरह की शवाहिद लाजमी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होंगे या उन्होंने टॉप सिटी वालों ने प्रोवाइड किए होंगे कि जिसमें कोई मनी की इन्वॉल्वमेंट ऐसे कुछ शायद हो जो कि अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर है, या अपनी जो एक उनकी ताकतवर सीट थी शायद उसको उन्होंने इन्फ्लुएंस उसका इस्तेमाल करते हुए कोई बातचीत की हो या कोई प्रेशर डालो जो कि अभी अनफोल्ड होनी है। तो इसलिए जो भी ऐसे कोई एक्यूज होते हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो या लेफ्टिनेंट हो, उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो कानून की सहूलियात मुहैया होती हैं, उनको उनके पसंद का जो है वकील दिया जाता है, उनके सामने शवाहिद रखे जाते हैं,
तो अगर उसको डिफेंड कर पाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर डिफेंड ना कर पाए तो अकॉर्डिंगली उनकी नौयत, उनके जुर्म की जो है या इल्जाम जो उनका है उसके हिसाब से सजा दी जाती है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ अपनी 36 साल की मेरी सर्विस रही है कि अगर कोई लेफ्टिनेंट जुर्म करता है तो शायद उसको उस तरह से सख्ती ना की जाए, उसको कम तजर्बे के ऊपर, ना दानस्तगी के अंदर शायद उसको लेवल ऑफ सजा तो लाजमी होता है, लेकिन शायद थोड़ा सा एक नरम गोशा रखा जाता है। लेकिन जब बात जितनी आप सीनियर अपॉइंटमेंट के ऊपर जाते हैं, रैंक के ऊपर जाते हैं, इट डिमांड्स अ ह्यूज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी जो जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है। तो लिहाजा आपसे एक अगर नादरिस्तगी में अगर कोई चीज होती है तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती। तो इसलिए कहा जा रहा है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो होगा उसमें शायद इनको एक माइनर केस किस्म की माइनर केस। अच्छा, मैं इस पे मैं आऊंगा सर कि इस तरह के इल्जामात के साबित होने पर क्या सजा हुआ करती है, कानून क्या कहता है, इस पे मैं आता हूं सर। माजिद निज़ामी साहब, क्या ये सियासी तौर पर कुछ सियासतदानों को और ख़ास तौर पर उन सियासतदानों को जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां रखते हैं, क्या ये पैगाम भी है कि आप तो बात कर रहे थे डील की, कल को हुकूमत में आने की, हम तो 9 मई भी नहीं भूलेंगे? जी बिल्कुल, ये एक वाज़ेह इशारा उस तरफ भी है। उसकी वजह ये कि जनरल फैज हमीद और इमरान खान साहब का ताल्लुक हुकूमत में और हुकूमत के बाद भी अक्सर तहरीक इंसाफ के मौजूदा और साबका रहनुमा इस हवाले से काफ़ी लबकुशाई करते रहे हैं। ख़ुसूसन नदीम अफजल चंद ये कहते रहे हैं कि 2018 की टिकट्स जनरल फैज हमीद ने फाइनल की। फिर जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो उनकी ऑलमोस्ट डेली मुलाकात होती थी, बड़ी मुशावरत होती थी। फिर ये भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि DGISI के ओहदे से जाने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके हवाले से कोई शिकायत मौजूद रही। और फिर ये हुआ कि जब उन्होंने जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के साथ ही रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद फिर वो डेफिनेटली जो उनके ऊपर कुछ पाबंदियां थी वो तो थी, लेकिन उसके साथ साथ उनके हवाले से ये भी कहा गया कि वो अभी भी तहरीक इंसाफ के हवाले से हमदर्दी रखते हैं या इमरान खान की मुशावरत में शरीक होते हैं। तो ये एक टाइम लाइन है कि जिसको हम देखते हैं तो ये तकरीबन 4-5 साल पहले से ये मामला शुरू होता है और उसका एंड अब यहाँ पे नुक्ता उरूज उसका यहाँ पे लग रहा है कि फाइनली अब चीज़ें किसी एक डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई हैं। और ये पॉजिटिव इसलिए भी है कि एटलीस्ट इससे ये तमाम ताकतवर लोगों का जो एहतसाब है उसके लिए एक अच्छा कदम है कि इसमें ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे वो लोग जिन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी काम किए उन्हें भी कटहरे में लाया जाए। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उसे डेफिनेटली आवाम तक भी पहुंचाना चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये जो पोस्ट रिटायरमेंट की एक्टिविटीज का तज़किरा है इसकी इम्प्लीमेंट कैसे है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब जरा क्विकली बता दीजिएगा कि सजा क्या हुआ करती है अमूमन ऐसे इल्जामात के साबित होने पर। जी बिल्कुल, इससे पहले मैं थोड़ा पिछला जो अपने सवाल किया उसको भी साथ साथ बताता चलूं। जनरल बाजवा के जाने के बाद सर ने जो रिटायरमेंट ली थी, बेसिकली ये खुद उसमें रन में थे चीफ आर्मी स्टाफ बनने के, तो लिहाजा वो होता है कि अगर आप सुपरसीड हो जाए तो फिर आप जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं, इसलिए रिटायरमेंट ली थी। जहां तक पॉलिटिक्स में आने का पोस्ट रिटायरमेंट ताल्लुक है तो वो 2 साल का टाइम बार होता है, उससे पहले करें तो वो आपके अगेंस्ट जो है लॉ जो है उसके अगेंस्ट होता है, लिहाजा इसलिए एक्शन हुआ है। अब आपका सवाल कि इसमें सजाएं क्या हो सकती हैं, तो लिहाजा अभी जब इस्टेब्लिश होगा कि किस नौयत का इन पे इल्जाम था और कितनी हद तक इनकी इन्वॉल्वमेंट थी या उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया टॉप सिटी वालों को, तो उसके ऊपर में जैसे मैंने कहा कि जितने सीनियर लेवल पे आप जाते हैं उतनी सजा होती चली जाती है।